नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज के आज इस हिस्से में बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में बघेल सरकार के वादों पर हुए संग्राम की। सरकार बनने से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जनता से 36 वादे किए थे, लेकिन इन वादों में से कितने पूरे हुए और अभी कितने अधूरे हैं, इसको लेकर अब कंफ्यूजन है। सरकार ने सदन के अंदर स्वीकार किया कि 14 वादे पूरे हुए हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले ही जब सरकार ने 2 साल पूरे किए थे, तब कहा गया कि सरकार ने 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए। वादों के इसी कंफ्यूजन पर विपक्ष ने बघेल सरकार को घेरा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले 2 घंटे में 18 लाख किसानों के ऋण माफ हमने किया अध्यक्ष महोदय। आदिवासियों की जमीन जो टाटा के लिए लिया गया था, हम वापस करेंगे। 1 महीने के भीतर में जमीन वापस किया अध्यक्ष महोदय। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए 36 वादों के दम पर कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। मगर सरकार का आधा कार्यकाल गुजरने के बाद 36 में से कितने वादे पूरे हुए, इस सवाल के जवाब में सरकार उलझ गई है। दरअसल पहले 36 में से 25 वादे पूरे करने का दम भरने वाली कांग्रेस सरकार ने सदन में माना कि अभी तक 14 वादे पूरे हुए हैं। सरकार के खुलासे के बाद बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी पहले से ही सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाती रही है, और जब सरकार ने सदन में खुद माना तो फिर विपक्ष ने और ताकत के साथ सरकार को निशाने पर ले लिया। विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 24, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने, और इसके बाद में टीएस बाबा जो उस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा 13, और आज जवाब में आया 14। मुख्यमंत्री जी गिनाए 7। मतलब ये स्थिति में नहीं है कि अपने घोषणा पत्र को गिनवा सके कि क्या क्रियान्वयन हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर वादा खिलाफी कैसे किया जाता है और प्रदेश के वर्तमान जो परिस्थिति, इन सारी परिस्थितियों को लेकर के यहाँ पर आज महामहिम को ज्ञापन दिए। एक तरफ जहाँ बीजेपी सरकार को वादा खिलाफ बता रही है, तो अब सरकार बैकफुट पर है और सफाई दे रही है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने कहा उनकी सरकार जनता से किया हर वादा निभाएगी। और घोषणा पत्र के अनुरूप हम लगातार काम करते जा रहे हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने नहीं कहे थे, लेकिन प्रदेश के हित में जो है वो सारे फैसले लिए हैं। दरअसल जनता से किए गए 36 वादों में से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, इसको लेकर खुद सरकार और पार्टी में ही कंफ्यूजन रहा है। पहले जहां पूरी पार्टी 2 दर्जन से ज्यादा वादे पूरे करने का दम भरती रही, तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूरे हुए वादों की संख्या 15 बताई। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तो सिर्फ 13 वादे पूरे होने की बात ही कबूली। सरकार और संगठन के अलग अलग आंकड़े और फिर सदन में दिए गए आंकड़ों में अंतर के बाद ही बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब देखना यह है कि सरकार कैसे बचे हुए कार्यकाल में आर्थिक तंगी के साथ सारे वादे पूरे कर पाती है और विपक्ष के आरोपों को खारिज कर पाती है। सत्यप्रकाश के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी, कांग्रेस की तरफ से नेता अजय साहू जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अवधेश जी, अजय जी, अनुराग जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे। अजय जी, वादे 36 थे मैनिफेस्टो में, ये पूरे कितने हुए हैं सर? क्या आधिकारिक आंकड़ा क्या है? देखिए, हमने 36 मुख्य जो बिंदु बनाए थे जन घोषणा पत्र में, उसमें से 14 वादे जो हैं मुख्य बिंदुओं के, वो पूरे हुए हैं। और मुख्य बिंदुओं के बाद में जो ब की जो श्रेणी में जो चीजें रखी थी, उन सबको अगर जोड़ेंगे तो 23-24 का आंकड़ा आता है। बात आंकड़ों की नहीं है, बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ की सरकार को जो जनादेश दिया था, ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
आदिवासियों की भूमि उद्योगपतियों को दे दी गई थी। उद्योगपति वहां पर उद्योग लगाने में आनाकानी कर रहे थे। नक्सलियों का आतंक बढ़ गया था। यदि सरकार बदलती है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है भूपेश बघेल, और यह काम करता है कि अगर वो पूंजीपतियों से जमीन लेकर के आदिवासियों को देने का काम करता है, नक्सली समस्या का जो नक्सली वारदात है अगर उसमें 50% से अधिक की गिरावट आती है, उसके बाद में अगर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो अगर जनता मुहर लगाती है तो जनता ये बात बताती है, जनता ये सर्टिफिकेट देती है कि हमने जो जनादेश दिया था, हमारी चुनी हुई सरकार इस प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमें विपक्ष से, भारतीय जनता पार्टी से, जो खुद एक झूठ फैलाने की फैक्ट्री है, उसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आसिफ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जो आज हमसे वादों की कार्यसूची मांग रही है, मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार 2014 में बनी थी, यूपीए की सरकार से आपने जब सत्ता अपने हाथ में ली थी, तब आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, किसानों की आय डबल की जाएगी, लोगों को अच्छे दिन आएंगे लोगों के। छत्तीसगढ़ अभी तो अजय जी डिबेट शुरू हुई है, आपने अपने सवाल के साथ साथ केंद्र सरकार को, विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। अजय जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उस पर बाद में आऊंगा मैं आपके पास। पहले जवाब दे दे। अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। हाँ अजय जी, सुनिए तो सही, आप ही से सवाल है सर, सुन लीजिए एक बार। अजय जी, मेरा सवाल यह है आपसे, लगातार 3 दिन को अगर हम देखें तो पहले जब आप ये आरोप लगाते थे, कांग्रेस ये आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार ने हमको जूट बारदाने उपलब्ध नहीं कराए, 4.5 लाख गठान हमने बारदाने मांगे, 1,48,000 गठान बार देने की बात हुई और हमको प्राप्त हुए मात्र 1,09,000 गठान बारदाने। उसके बाद आपने सदन में खुद माना कि केंद्र सरकार नहीं देती है बारदाना, जूट कमिश्नर देते हैं, और उसमें भी आपने खुद ही ये उनकी समस्या गिनाई कि चूंकि जूट फैक्ट्री बंद थी इसलिए बारदाने कम आ पाए, वरना पूरी धान प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता इसी बात को लेकर हमलावर थे कि केंद्र हमको बारदाने उपलब्ध नहीं करा रहा है। एक वो दिन और एक आज का दिन, अब आप बासा अलग अलग उसकी कंटिकाएं बता रहे हैं, लेकिन समग्र 36 बिंदुओं में से 24 पूरे हुए, ये खुद सरकार ने कहा था, ये प्रवक्ता कहते थे। इसी डिबेट पर बैठकर आप लोगों ने कहा कि 20 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। आज सरकार कहती है 14 वादे, टीएस सिंहदेव कहते हैं 13 वादे, मरकाम साहब कहते हैं 15 वादे। आसिफ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में जवाब देते तक 14 मुख्य वादों को पूरा करने में हमारी सरकार सफल रही है। और जो कंडिका मैंने बताई, अगर उन कंडिकाओं पे अगर हम जाएंगे तो 24 वादे हम पूरे कर चुके हैं। लेकिन हमने जो जन घोषणा पत्र बनाई थी वो हमने अपने दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया था आसिफ जी। हमारे नेता गलियों में जाकर के छत्तीसगढ़ की जनमानस से पूछकर उनकी समस्याओं को उसमें संग्रहित करने का काम किया था। और उसके बाद यदि जनादेश मिलता है और हम अगर उस जनादेश का में जो हमें जो जनादेश जिस लिए मिला है, जो जन घोषणा पत्र में वायदे हमने किए हैं, उसे पूरा करने की दिशा में हम जा रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण के कथन को बहुत समय हो गया है। आज विधानसभा में उत्तर देने के बाद तक की स्थिति जो है, मैं वो आज आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता छत्तीसगढ़ की जो जनार्दन है वो हमें जनादेश दी है और आगे भी उनका जो जनादेश होगा वो हमें सिरोधार्य होगा। 3 बार जनता ने हमारे काम पर मुहर लगाई है आसिफ जी, और आगे भी मुहर लगाते रहेगी। रही बात जूट कमिश्नर की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जूट कमिश्नर केंद्र सरकार के अंतर्गत अधीन आता है। ये आप भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन यदि हमने सहृदयता दिखाते हुए इस बात को माना कि कोविड काल में यदि जूट मिल बंद थे तो हम उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात को कब समझेगी कि ये वही छत्तीसगढ़ था जिस प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास अजय जी। लेकिन जिस आप सहृदयता की बात कर रहे हैं कि आपने माना है कि कोविड काल में जूट कमिश्नर भी मजबूर थे, फैक्ट्री भी बंद थी, तो ये सहृदयता सदन के बाहर कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाई उस वक्त? आपने उस वक्त क्यों नहीं ये बात मानी? मैं इस पर आपके पास आता हूं। हमारे साथ अवधेश मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, क्या वाकई इस नंबर के चक्कर में ना पड़ के हमें यह देखना चाहिए कि सरकार किस रफ्तार से मैनिफेस्टो पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर बीजेपी के आरोप गंभीर हैं कि सरकार पहले खुद तय कर ले कि वो कितने वादे पूरे कर चुकी है, कितने वादे अधूरे हैं, उसके हिसाब से फिर कामों की रफ्तार तय होगी?
आसिफ जी, इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा जी सर कि जो सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, खास करके जब हम चीज़ों को पूरे करने की बात करते हैं तो रेवेन्यू मॉडल पे हम जाते हैं, तो सरकार के पास जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा लोचा लग रहा है, मतलब कि रेवेन्यू काफ़ी कम आ रहा है सरकार के पास, और जिसके कारण दूसरे जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। और इनका जो एक बड़ा सा प्रोग्राम था जिसमें महिलाओं का इनका काफी ज्यादा वोट मिला था, वो शराबबंदी को लेकर, तो उस पर कमेटियां बन रही है, कमेटियां अपनी रिपोर्ट दे रही है। वो रिपोर्ट कहाँ जा रही है, क्योंकि अभी तक पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई है। दूसरा एक हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इशू था। हेल्थ के संदर्भ में जो कांग्रेस जो है हेल्थ सर्विसेज को लेकर काफी सवाल उठाई थी, और फिर उन्होंने एक जब अपना जन घोषणा पत्र बनाया था उन्होंने, तो काफी सारे लोगों से उन्होंने बात किया था। और फिर एक जो उसके बाद ये भी बात आई कि एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम भी लाई जाएगी, जहां पर सबको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बात रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं गुम सा गया लग रहा है, उस पर भी कहीं पर कोई बात नहीं हो रही। और फिर जो है सो फिर बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, तो उसके बारे में भी कहीं पर कोई चर्चा नहीं फिलहाल देखने को मिल रहा है। हाँ, जहां तक किसानों का संदर्भ है तो उसमें कुछ काम हुए हैं, काफी अच्छे काम भी हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जब जो एमएसपी बढ़ाने की बात पर जो एक टाइप से सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि एमएसपी का जो पूरा मसला होता है केंद्र सरकार के पाले में भी रहता है, तो उसको सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और दूसरे मदों से उसमें एक किसानों को मदद करने की कोशिश की है। और फिर लोन्स की जहां तक बात है, तो लोन्स में तो किसान कंटिन्यूसली लोन लेते रहे हैं, है ना। कितने किसानों को लोन माफी हुआ और कितना हुआ, इसका भी एक जो स्पष्ट आंकड़ा है, जो ग्राउंड लेवल का आंकड़ा है, वो आना बाकी है। तो ये सारी मुद्दे इस ओर की इंगित करती है कि सरकार जब जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, तो वो जो वादे करती है वो उस वस्तुस्थिति को पूरी तरह से अवगत नहीं रहते, शायद इसलिए भी वो वायदे हो जाते हैं। तो कुछ हद तक तो चुनावी वायदे तो नजर ही आते हैं। ठीक, मैं इस पर अवधेश जी आता हूं आपके पास। अवधेश जी मैं आता हूं, अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। जिस सहृदयता के साथ, ठीक अभी अनुराग जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अवधेश जी एक सवाल मेरा आपसे और क्या हम अनुराग जी के पास जा सकते हैं? ठीक, अभी हम अवधेश जी के पास ही जा रहे हैं, उसके बाद फिर अनुराग जी आपके पास में आता हूं। अवधेश जी, समस्या यह है कि जो मैनिफेस्टो जिस कमेटी ने तैयार किया उसको लीड कर रहे थे टीएस सिंहदेव साहब, तो टीएस सिंहदेव साहब से ज्यादा और कौन बेहतर बता सकता है कि कितने वादों का मैनिफेस्टो था, कितने वादे पूरे हुए। लेकिन जब टीएस सिंहदेव खुद कहते हैं कि 13 वादे पूरे हुए हैं अब तक 36 में से, तो ये क्या किसी तरह की पार्टी के अंदरूनी राइवलरी है, या वो सही आंकड़े सामने रख रहे हैं और जाने अनजाने सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं? और अगर ये बहुत पहले दिया गया बयान है, जैसा अजय साहू साहब ने कहा, तो ये तो और चिंताजनक है कि बहुत पहले अगर 13 वादे पूरे हुए थे, तो आज दिन की तारीख तक सिर्फ 14 वादे पूरे हुए जो सदन में सीएम ने माना है। देखिए, जहां तक टीएस सिंहदेव की बात है, तो उनकी एक पर्सनालिटी है, और वो जो है सो खासकर डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स पर ज्यादा बात करते हैं, बजाते इधर कि लोग क्या उसको आगे लेके किसी प्रकार से जाना चाहते हैं। दूसरी बात, पार्टी का उसके बाद फिर एक बयान आना, फिर दूसरे सीएम का बयान आना, तो हो सकता है उनके पास कुछ नए अपडेट्स हों जिसके आधार पे वो उसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जब टीएस बात करते हैं, तो मैंने देखा है, आपने सबने देखा है कि टीएस कुल मिला के इस पर नहीं जाते हैं कि उनकी पर्सनल जो प्रोफाइल है उस पर किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट किस प्रकार का होगा। वो जनरली जो है सो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखकर बात करते हैं। इवन कि कोविड के सिचुएशंस में भी देखिए, जब वैक्सीनेशन का था, तब जब तक उनके पास क्लियर रिपोर्ट्स नहीं थी, तो उन्होंने एक प्रकार से मना ही कर दिया था कि ये वैक्सीन से हमको नहीं लगने वाला है, या हमारे जनता को नहीं लगनी चाहिए, इस प्रकार से। तो वो स्टैंड क्लियर रहता है। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन जुटाने का। तो सीएम ने जिस बात को कहा है, उनके पास ज्यादा इनपुट्स होंगे, फिर ज्यादा इनपुट्स रहे होंगे। ठीक, अवधेश जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। स्टेटमेंट आती है
अवधेश सर, आता हूं मैं आपके पास। अनुराग जी, अजय साहू साहब ने कहा कि सहृदयता दिखाते हुए सरकार ने यह माना कि कोविड काल में जूट कमिश्नर के पास दिक्कत रही होगी, इसीलिए जूट के बारदाने नहीं आ पाए, 1,38,000 ही आ पाए, जबकि मांग तो 4.5 लाख की थी, उसमें से भी अभी 1,09,000 गठान बारदाने ही प्राप्त हुए। क्या इसी सहृदयता दिखाते हुए आप नहीं सरकार को सब्सिडी दे सकते, छूट दे सकते कि कोविड काल में आर्थिक तंगी के बीच सरकार भी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, या वादा खिलाफी एक बड़ा मुद्दा है? आसिफ जी, कांग्रेस ने आपके चैनल में कई बार डिबेट हुए जिसमें बारदाना एक बड़ा विषय था, और जब धान खरीदी नहीं हो रही थी तो कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही। और अब विधानसभा में जो सच्चाई थी वो सामने जब आ गई, और उसके बाद जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपने ये झूठ जनता से क्यों बोला, तो मेरे ख्याल से इस झूठ पर कांग्रेस ने विधानसभा स्थगित करके पलायन कर दिया। और इसलिए उन सारे विषयों को जो जनहित से जुड़े हुए थे, उन सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर याद दिलाया है। जो घोषणा पत्र के विषय थे, जो ज्वलंत समस्याएं थी छत्तीसगढ़ की, उसको याद दिलाया है। और जहां तक कांग्रेस के सहृदयता का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये झूठ जो इन्होंने बोला है छत्तीसगढ़ की जनता से, तो अब इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है, और इसलिए इन्होंने तय समय से पूरी हुई विधानसभा समाप्त कर दी, और अब इनको घोषणा पत्र में कंफ्यूजन है। तो मैं तो अजय जी से पूछना चाहता हूं कि पहले वो ये बताएं कि 24 पूरे हुए हैं, 15 पूरे हुए हैं, 13 पूरे हुए हैं या 22 पूरे हुए हैं, इसका सही आंकड़ा, क्योंकि इनके सारे नेता का अलग अलग फिगर है। तो जब इनको 36 वादे जो इन्होंने किए थे, और 36 बार जब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 36 बार इन्होंने सर कहा था, तो इनको ये याद होना चाहिए कि आज उन्होंने कितने वादे जनता से पूरे किए हैं। तो इसमें यदि कंट्राडिक्शन है तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाया है। ये आसाम में चुनाव है, आसामी गमछा, ये आपने ऐसा लग रहा है जैसे आसामी गमछा पहना हुआ है, मोदी जी भी आजकल यही पहन रहे हैं, तो क्या अभी से चुनावी मोड में आ गए क्या सर, और इन्हीं सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अगले ये यही मुद्दे लेकर जाएंगे? आसिफ जी, मैं असम से ही जुड़ा हुआ हूँ आपके चैनल में। अच्छा, ठीक जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि असम से छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। यदि असम में है तो असमिया गमछा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने भी ठीक पहचाना, आपने भी पुष्टि कर दी उस पर। अनुराग जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अजय जी, आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, वादे तो ठीक हैं, लेकिन अब मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि चूंकि आपके पास पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए आप चाह कर भी नहीं मान पा रहे कि वादे पूरे करने में दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो वादे अभी अधूरे हैं वो वादे भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं। शराबबंदी, राजस्व कम हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता देना है, उसके लिए पैसा चाहिए, 2,500 रुपए प्रति महीना को 2.5 साल से जोड़ लीजिए सर, कई लाख बेरोजगारों के कई करोड़ों के कर्जदार हो गए हैं आप। वो ना दें आप तो बात अलग है। देखिए आसिफ जी, हमने जो कहा है वो तो करेंगे ही, लेकिन कुछ लोग अपने शब्दों को कांग्रेस के मुंह में डाल करके बुलवाने का प्रयास करते हैं। मुझे इसमें आपत्ति है। क्या हमने कहा था कि शपथ लेने के बाद तत्काल हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? 5 वर्ष का जनादेश मिला है, समय आने दीजिए। हमने जो बेरोजगारों से वायदे किए हैं हम वो भी पूरे करेंगे। हमने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कहा था, और हमने 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। 11,000 12,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में जो कर्जे में दबे हुए किसान थे, जो खेत में लटकने का काम करते थे, उनको उबारने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर के लगातार 3री किस्त मिल गई, 4थी किस्त कब मिलेगी विपक्ष प्रश्न करता था। 4थी किस्त की डेट भी बता दी, और आगे की जो किस्तें हैं, आगे का जो पैसा है किसानों का, वो भी उनके जेब में डालने का काम करेंगे। गोबर खरीदी जब हमने शुरू की तब भी बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की बातें की, लेकिन हमने 80 करोड़ रुपए पशुपालकों की जेब में डालने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, हमें जो 15-16 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने हैं, अनुराग सिंहदेव जी बैठे हुए हैं, दिलवाने की घोषणा कर दें। जो बड़े वादे हमने किए हैं उसे भी पूरा करेंगे। अब शराबबंदी पे आता हूं। 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से राज्य सरकार को मिलता है, लेकिन 5 और 97,000 करोड़ का बजट हमने पेश किया है।
5,000 रुपए के राजस्व के अगर बंद हो जाने से छत्तीसगढ़ सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह भी आपको बता दूं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जो डॉक्टर रमन सिंह ने 15 वर्षों में शराबी बनाने का काम किया है, अगर वो लोग आदतन जो लोग हैं उनको अगर शराब नहीं मिलती है, ऐसी परिस्थिति में वो लोग दूसरे नशे की तरफ जाएंगे और स्वास्थ्य के साथ उनके खिलवाड़ होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेती है? जनादेश हमारे पास है, हमें छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा, जान माल की रक्षा और बाकी चीजों की भी रक्षा करनी है। हम पर ये आरोप मत लगाइए कि सरकार अजय जी, आपने अनुराग जी, गिरवी रखने का काम अनुराग किया है। जी, ये देखिए सरकार को गिरवी रखने ठीक, अजय जी मैं आता हूं उस पर आपके पास। अजय जी 1 मिनट, अजय जी 1 मिनट, तो किसानों के लिए कर्जा लिया है। ठीक, अजय जी आ रहा हूं आपके पास में। नहीं, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, सरकारें काम चलाती है। अनुराग जी आपसे एक सवाल, सर ये जब आप असम गए हुए हैं तो छत्तीसगढ़ आते हुए थोड़ा दिल्ली से होके आ जाइए। अजय जी कह रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वो ले आइए, क्योंकि जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि का जो मुद्दा है वो कांग्रेस शासित प्रदेश ही उठा रहे हैं। बीजेपी तो समान विचारधारा के चक्कर में बीजेपी शासित राज्य अपने हक का पैसा भी नहीं मांग पा रहे। जीएसटी में कोरोना काल में अगर केंद्र की हालत टाइट है तो राज्य सरकारों की हालत भी टाइट है। सर भूपेश बघेल जी को फोन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जीएसटी का पैसा मांगिए, आपके चक्कर में हमें भी मिल जाएगा। ये अजय जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को शराबी बना दिया। अब ये घोषणा पूरी कर नहीं पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को शराबी बना रहे हैं। नहीं, उसमें आपत्ति शब्द पर हो सकती है अनुराग जी, लेकिन खपत के मामले में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है आप भी जानते हैं। कोविड पीरियड के अंदर आसिफ जी 2 महीने लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों ने शराब की मांग नहीं की थी। छत्तीसगढ़ के लोग मान लिए थे कि शराब दुकानें बंद है, शराब नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले सरकार ने क्या काम किया, कोविड दुकान में जब कोविड समाप्त हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने मंदिर से पहले मदिरालय खोलने का काम किया। तो पहले तो मुझे आपत्ति इस बात पर है कि छत्तीसगढ़ के जनता पर ठीकरा फोड़ने से पहले कांग्रेस की सरकार अपने गिराबान पर झांक के देखे। दूसरी बात जो आप अपने प्रश्न किया आसिफ जी, जीएसटी का, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से जीएसटी कलेक्शंस की दिक्कत रही है कोविड पीरियड में, और देश का जीएसटी से लेकर सारे राज्यों का जीएसटी से लेकर सारे कलेक्शंस में विलंब हुआ है, और उसके कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राशि सभी स्टेट्स की बची है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जितना बड़ा फिगर बता रहे हैं उतनी कोई राशि स्टेट की नहीं बची है, ये मैं दावे के साथ ये एक नई बहस का विषय हो जाएगा। अभी तक तो हम वादों के फिगर पर ही बहस कर रहे थे, जीएसटी का कितना पैसा बाकी, उस पर एक नई बहस खड़ी हो जाएगी। बाकी रही बात जीएसटी की, तो जो आधिकारिक आंकड़ा है वो ये कि एक बार फिर देश में 1 लाख करोड़ के ऊपर को अभी फरवरी में ही जीएसटी ने पार किया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ते हुए एक अच्छे संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। केंद्र के पास पैसा आएगा तो राज्यों के पास भी आएगा, राज्यों के पास आएगा तो फिर अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, आम आदमी की जेब में भी आएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपको शुभकामनाएं, आप अपना मैनिफेस्टो पूरा करिए। अनुराग जी आपको शुभकामनाएं, असम में पहुंचे हुए हैं, अपना काम पूरा करिए। धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।